this is Supriya. I hope you all are good. Today in this video we will read chapter 8 Niyantran. Its PDF you will get my telegram and the link you will get my description. So let's start today's chapter. नियंत्रण से निष्पादन एवं मानकों से विचलन का ज्ञान होता है। यह विचलनों का विश्लेषण करता है तथा उन्हीं के आधार पर उसके सुधार के लिए कार्य करता है। नियंत्रण किसे कहते हैं? नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल करना। कंट्रोल का मतलब क्या है कि नियंत्रण से निष्पादन एवं मानकों के विचलन का ज्ञान होता है। निष्पादन और मानक दोनों के विचलन का क्या होता है? हमें ज्ञान होता है। किसके थ्रू? नियंत्रण के थ्रू। वह विचलनों का विश्लेषण करता है। ये क्या करता है? विचलनों का विश्लेषण करता है तथा उन्हीं के आधार पर सुधार के कार्य किए जाते हैं। उसी के आधार पर क्या होता है? जो सुधार के कार्य हैं उनको किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नियंत्रण कहते हैं। अब आपकी आती है नियंत्रण की प्रकृति, जिसमें नियंत्रण की प्रकृति के कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट आपका आता है नियंत्रण एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है। नियंत्रण कैसा कार्य है? आपका जो कंट्रोल है वो एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट आपका आता है नियंत्रण एक सर्वव्यापक क्रिया है। नियंत्रण क्या है? नियंत्रण एक सर्वव्यापक क्रिया है। सर्वव्यापक इसे क्यों कहा गया है? सर्वव्यापक इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि ये प्रबंध के हर स्टेप पर, हर स्तर पर ज़रूरी होता है और ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ज़रूरी होता है। इसीलिए इसे कहा गया है कि नियंत्रण एक सर्वव्यापक क्रिया है। नेक्स्ट आपका आता है नियंत्रण सतत कार्य है। नियंत्रण क्या है? आपका एक सतत कार्य है जो कि हमेशा चलता रहता है। फोर्थ आपका आता है नियंत्रण एक पीछे की ओर देखने की प्रक्रिया है। नियंत्रण क्या है? नियंत्रण जो है वो आपकी पीछे की ओर देखने का एक प्रोसेस है। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर आपका कोई कार्य हो रहा है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कार्य कर दिए गए हैं या फिर आगे किए भी जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? उन कार्यों को स्टार्टिंग टू एंडिंग देखते हैं और उन पर जो चीज़ें सही हैं उनको करने देते हैं, जो चीज़ें गलत हैं उन पर हम कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि नियंत्रण एक पीछे की ओर देखने की प्रक्रिया है। फिफ्थ पॉइंट आपका आता है नियंत्रण एक गतिशील प्रक्रिया है। नियंत्रण क्या है? आपका एक गतिशील प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूसली चलने वाला प्रोसेस है। सिक्स्थ पॉइंट आपका आता है नियंत्रण एक सकारात्मक प्रक्रिया है। नियंत्रण क्या है? आपका जो कंट्रोल है वो एक कैसी प्रक्रिया है? सकारात्मक प्रक्रिया है। अब हम पढ़ते हैं नियंत्रण का महत्व, जिसमें आपका आता है नियंत्रण के महत्व में आपका फर्स्ट पॉइंट आता है नियंत्रण संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। कंट्रोल क्या करता है? कंट्रोल जो है वह ऑर्गेनाइजेशन के जो लक्ष्य होते हैं, संगठनात्मक जो लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करने में सहायता करता है। कैसे करता है? नियंत्रण नियोजन की निगरानी करता है। नियंत्रण क्या करता है? जो आपका प्लानिंग होता है उस पर निगरानी रखता है। नियंत्रण वांछित व वास्तविक कार्यों के बीच विचलन का पता लगाकर उनको शीघ्र दूर करता है। नियंत्रण क्या करता है? वांछित और जो वास्तविक आपके कार्य हो रहे होते हैं उनके बीच में जो विचलन होता है उसका पता लगाकर उनको शीघ्र दूर करता है और संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी क्या करता है? मदद करता है, जिसे हम कहते हैं नियंत्रण संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। सेकेंड पॉइंट आपका आता है मानकों की यथार्थता को आंकना। ये क्या करता है? मानकों की जो यथार्थता होती है उसको आंकने का भी कार्य करता है। कैसे? नियंत्रण मानकों की यथार्थता को भी आंकने का कार्य करता है। जब वास्तविक कार्य प्रगति व मानकों की तुलना में की जाती है, जो आपका वास्तविक कार्य होता है वो प्रगति व मानकों की तुलना में किया जाता है, तो यह भी जांच की जाती है कि प्रमाप सामान्य से अधिक है या कम है। तो क्या किया जाता है? उसमें ये जांच की जाती है कि जो आपका प्रमाप है वो सामान्य से अधिक है या कम है, तथा आवश्यकता पड़ने पर उसका पुनः निर्माण भी किया जाता है। तथा क्या होता है? आवश्यकता पड़ने पर उसका पुनः निर्माण भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करना और उसका प्रयोग करने के साथ में उसकी सहायता करना। क्या करता है? संसाधन का कुशलतम प्रयोग करने में सहायता करता है। नियंत्रण के अंतर्गत यह भी देखा जाता है कि सभी का कार्य निर्धारित प्रमापों के अनुसार किया जाए। इसमें क्या देखा जाता है कि जो भी कार्य हैं वो निर्धारित प्रमापों के अनुसार किए जाएं। इस प्रकार व्यवसाय के कर्मचारी अनावश्यक साधनों का व समय का अधिक उपयोग नहीं करते और सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक करते हैं। इसमें क्या होता है? इस प्रकार से क्या होता है कि जब हम कंट्रोल रखते हैं, किसी भी कार्य को वांछित रूप से निर्धारित प्रमापों के अनुसार कार्य कराते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? हमारे जितने भी वर्क्स हो रहे होते हैं उन पर कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी वर्कर्स हैं वो अनावश्यक साधनों व समय का अधिक उपयोग नहीं करते हैं, जिससे क्या होता है? जो आपके कार्य हैं वो कुशलतापूर्वक पूरे हो जाते हैं और संसाधनों का भी कुशलतम उपयोग हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है कर्मचारियों की अभिप्रेरणा में सुधार।
नियंत्रण व्यवस्था लागू होने से व्यवसाय के सभी कर्मचारी अपना कार्य पूरी लगन से करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कर्मचारियों की अभिप्रेरणा में सुधार का मतलब क्या होता है कि नियंत्रण में कंट्रोल की व्यवस्था में क्या होता है, कंट्रोल की व्यवस्था में लागू होने से व्यवसाय के सभी कर्मचारी, एक ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी वर्कर्स होते हैं, वो अपना कार्य क्या करते हैं, पूरी लगन से करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी, उनको दोबारा से देखा जाएगा, इसलिए वो उन कार्यों को क्या करते हैं, पूरी लगन से करते हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है नियंत्रण की प्रक्रिया, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है निष्पादन मानकों का निर्धारण। नियंत्रण में सर्वप्रथम मानकों का निर्धारण किया जाता है। नियंत्रण में क्या किया जाता है, सबसे पहले मानकों का निर्धारण किया जाता है, जो कि व्यवसाय के कर्मचारियों को उनके लक्ष्यों से अवगत करते हैं। जो कि क्या करता है, व्यवसाय के जो कर्मचारी हैं उनको उनके लक्ष्यों से अवगत करते हैं। यह वे मानक होते हैं जिनकी समीक्षा वास्तविक कार्यों से की जाती है। ये कौन से मानक होते हैं, ये वह मानक होते हैं जिनकी जो समीक्षा है वो वास्तविक कार्यों से की जाती है, जिनका अंतर विचलन कहलाता है। और इन्हीं दोनों का अंतर क्या कहलाता है, विचलन कहलाता है, का पता लगाया जाता है। प्रमाप मात्रा, किस्म, समय, लागत आदि में निर्धारित किए जा सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इन सब चीज़ों का पता लगाया जाता है। सबसे पहले विचलन का अंतर कहलाता है और उस विचलन के अंतर का भी पता लगाया जाता है। और उसके बाद में इसमें क्या देखा जाता है, इसमें प्रमाप की मात्रा, किस्म, समय, लागत, इन सभी चीज़ों को निर्धारित किया जाता है, जिसे हम कहते हैं निष्पादन मानकों का निर्धारण करना। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है वास्तविक निष्पादन की मापन। इसमें क्या होता है, नियंत्रण के दूसरे चरण में वास्तविक कार्यों का मापन किया जाता है। नियंत्रण के दूसरे चरण में क्या किया जाता है, सबसे पहले तो सर्वप्रथम कार्य होता है मानकों का निर्धारण करना। फिर दूसरा जो चरण होता है उसमें क्या किया जाता है, उसमें किया जाता है वास्तविक कार्यों का मापन किया जाता है। फिर वास्तविक कार्यों का मापन निर्धारित कार्यों के आधार पर किया जाता है। इसमें जो वास्तविक कार्यों का मापन है वो किस पर किया जाता है, वो निर्धारित कार्यों के आधार पर किया जाता है, जिसमें प्रबंधक ये निर्णय लेता है कि कार्य नियोजन के अनुसार किया जा रहा है अथवा नहीं। जिसमें जो प्रबंधक होता है वो क्या निर्णय लेता है, वो ये देखता है कि कार्य जो है वो प्लानिंग के अनुसार हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये देखा जाता है कि सबसे पहले प्रक्रिया में क्या होता है कि मानकों का निर्धारण, और दूसरे आपका जो चरण आता है उसमें वास्तविक कार्यों का मापन। और मापन किस आधार पर होता है, मापन निर्धारित कार्यों के आधार पर होता है। और उसके बाद में ये देखना कि वो प्लानिंग के अनुसार हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अब आपका आता है थर्ड पॉइंट, जिसमें आता है वास्तविक निष्पादन की मानकों से तुलना। इसमें क्या होता है, इस चरण में वास्तविक कार्यों की तुलना प्रमापित कार्यों से की जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके जो वास्तविक कार्य होते हैं उनकी तुलना प्रमापित कार्यों से की जाती है और विचलनों का पता लगाया जाता है। इसमें क्या है, दोनों की तुलना करने के बाद में विचलनों का पता लगाया जाता है। नकारात्मक विचलनों की स्थिति में कारणों का पता लगाया जाता है ताकि भविष्य में इस प्रकार की गलती को न दोहराया जाए। इसमें क्या होता है, सबसे पहले वास्तविक कार्यों की तुलना प्रमापित कार्यों से की जाती है और उसके बाद में हमारे जो विचलन है उनका पता लगाया जाता है। और उसके बाद में ये देखा जाता है कि उसमें नकारात्मक विचलन की स्थिति क्या है, और नकारात्मक विचलन की स्थिति का कारणों का पता लगाने के बाद में उसे सुधार किया जाता है ताकि क्या है, भविष्य में उस गलती को दोबारा से न दोहराया जाए। फिर आपका आता है फोर्थ पॉइंट, जिसमें क्या है, विचलन विश्लेषण। इसमें क्या होता है, नियंत्रण के इस चरण में विचलनों का विश्लेषण किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो विचलन होते हैं उनका विश्लेषण किया जाता है, अर्थात क्या प्रमाप प्राप्त हो सके, क्या विचलन स्वीकार्य हैं, क्या प्रमाप स्वीकार्य हैं और क्या प्रमाप का पुनर्निर्माण की आवश्यकता है आदि का पता लगाया जाता है। इसमें किन किन चीज़ों का पता लगाया जाता है, इसमें यह देखा जाता है कि आपके प्रमाप जो हैं वो प्राप्त हो चुके हैं, क्या वो विचलन स्वीकार्य हैं, क्या प्रमाप स्वीकार्य हैं और क्या प्रमाप पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। इन सब चीज़ों का पता लगाया जाता है जिसे हम कहते हैं विचलन विश्लेषण। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है सुधारात्मक कार्यवाही करना। इसमें क्या होता है, इसमें विचलनों व उनके कारणों का पता लगाकर सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। इस चरण का उद्देश्य वास्तविक कार्य को प्रमापित कार्य के अनुकूल बनाना होता है। इस चरण का जो उद्देश्य है वो क्या होता है, वास्तविक कार्य को प्रमापित कार्य के अनुकूल बनाना होता है। ये आपका फिफ्थ पॉइंट था जो कि इस प्रक्रिया का लास्ट चरण था। अब हम देखते हैं इसके लिए 2 कार्य किए जाते हैं। इसके लिए 2 कार्य कौन से किए जाते हैं, फिफ्थ पॉइंट जो था उसके लिए 2 कार्य किए जाते हैं जिससे कि हम अनुकूल किस तरीके से बना सकते हैं इसको देखा जाता है। तो इसमें 2 कार्य आपके होते हैं, वास्तविक कार्यों की कमी को दूर करना। फर्स्ट होता है वास्तविक कार्य की कमी को दूर करना और सेकेंड क्या होता है, सेकेंड होता है उस कमी को भविष्य में न दोहराना। सेकंड कार्य क्या किया जाता है, सेकंड कार्य ये किया जाता है कि वो जो कमी पहले से हो चुकी है उसको दोबारा से भविष्य में ना दोहराया जाए।
अब हम आते हैं नियंत्रण की सीमाओं पर, इसके कुछ दोष पर, जिसमें फर्स्ट आपका आता है बाहरी घटकों पर अल्प नियंत्रण। इसमें क्या होता है, बाहरी जो घटक होते हैं उन पे अल्प नियंत्रण किया जाता है। जिसमें आपका आता है नियंत्रण बाहरी घटकों पर पूर्णतः लागू नहीं होता। जो नियंत्रण होता है आपका, जो कंट्रोल होता है, वो बाहरी घटकों पर पूर्णतः लागू नहीं होता है, क्योंकि नियंत्रण नियोजन पर आधारित होता है। जो आपका कंट्रोल है वो किस पर आधारित होता है, वो प्लानिंग पर आधारित होता है। जबकि नियोजन को भी बदलते वातावरण के अनुसार बदलने की आवश्यकता पड़ती है। जबकि क्या होता है, आपकी जो प्लानिंग है उसको मैंने आपके पहले चैप्टर में पढ़ाया था, प्लानिंग के चैप्टर में, कि जो प्लानिंग है उसको हमें किसके अनुसार बदलना पड़ता है, हमारे इन्वायरमेंट के अनुसार उसको बदलने की आवश्यकता पड़ती ही रहती है। तो वही यहाँ पे भी कहा गया है कि नियंत्रण जो है बाहरी घटकों पर पूर्णतः लागू नहीं होता। जो कंट्रोल है वो बाहरी घटक पर लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो जो कंट्रोल है वो प्लानिंग पर आधारित होता है और हमें प्लानिंग को हमेशा इन्वायरमेंट के अनुसार बदलने की आवश्यकता पड़ती है। अब नेक्स्ट आपका आता है कर्मचारियों से प्रतिरोध। इसमें क्या होता है, नियंत्रण के अंतर्गत कर्मचारियों में कभी कभार प्रतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि नियंत्रण में कर्मचारियों के कार्य की बार बार समीक्षा की जाती है, जिसे वह अपने कार्य में अवरोध समझते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि नियंत्रण के अंतर्गत कर्मचारियों में कभी कभार प्रतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि नियंत्रण में कर्मचारियों के कार्य की बार बार समीक्षा की जाती है, जिसे वह अपने कार्य में अवरोध समझते हैं। इसीलिए यहाँ बोला गया कर्मचारियों से प्रतिरोध। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है महंगा सौदा। इसमें क्या होता है, नियंत्रण जो है वो एक महंगा सौदा भी है। क्यों, क्योंकि नियंत्रण में कई प्रक्रियाएं होती हैं। नियंत्रण जो है, कंट्रोल जो, उसमें कई प्रोसेस होता है। अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है कि इसमें कितने प्रोसेस होते हैं, इसमें 5 प्रोसेस होते हैं। इसलिए एक लंबी प्रक्रिया भी हो जाती है और उसके साथ साथ महंगा सौदा भी हो जाता है, जिसको पूरा करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। जिसको कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, ज़्यादा धन की ज़रूरत होती है। जैसे मानकों का निर्धारण, मानकों की तुलना, वास्तविक कार्यों से विकल्पों को जांचा, सुधारात्मक कार्यवाही आदि। जैसे कि क्या होता है, मानकों का निर्धारण। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है गुणात्मक मानकों का निर्धारण में कठिनाइयाँ। गुणात्मक जो मानक होते हैं उनके निर्धारण में कठिनाइयाँ। इसमें क्या होता है, नियंत्रण के अंतर्गत गुणात्मक मानकों को मापना कठिन होता है, जैसे श्रम परिवर्तन दर और अनुपस्थिति दर आदि। इन दोनों को मापना क्या हो जाता है, इसके अलावा भी बहुत होते हैं। यहाँ पे 2 आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं कि इन दोनों को मापना बहुत ज़्यादा कठिनाई वाला हो जाता है। गुणात्मक जो मानक होते हैं उनका निर्धारण करने में भी बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। किसके अंतर्गत, नियंत्रण के अंतर्गत। अब हम देखते हैं नियोजन एवं नियंत्रण में संबंध। आपके प्लानिंग और कंट्रोल में क्या संबंध है। फर्स्ट आपका आता है नियोजन एवं नियंत्रण की एक दूसरे पर निर्भरता। इन दोनों की एक दूसरे पर निर्भरता, जिसमें क्या होता है, फर्स्ट में आता है नियोजन नियंत्रण के अभाव में अर्थहीन है। कैसे, नियोजन का कार्य तभी सफल होता है जब नियंत्रण का कार्य प्रभावी तरह से हो। आपके जो प्लानिंग का कार्य है वो कब सफल होता है, वो तभी सफल होता है जब नियंत्रण का कार्य प्रभावी तरह से हो। अगर व्यवसाय के कार्यों की तुलना प्रमापों से सही प्रकार से ना की जाए और सुधारात्मक कार्यवाही को नहीं किया जाता, तो नियोजन में बनाए गए प्रमापों का कोई महत्व नहीं है। कहने का क्या मतलब है, नियोजन और नियंत्रण के अभाव में अर्थहीन है। कैसे, जो हमारी प्लानिंग का कार्य है वो तभी सफल हो सकता है जब हम नियंत्रण का जो कार्य है वो प्रभावी तरह से हो। नियंत्रण का जो कार्य होता है वो प्रभाव डालने वाला हो। अगर व्यवसाय के कार्यों की तुलना प्रमापों अगर व्यवसाय के कार्यों की तुलना प्रमापों से सही प्रकार से ना की जाए। यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट आता है नियोजन नियंत्रण के अभाव में अर्थहीन है, जिसमें क्या होता है, नियोजन का कार्य तभी सफल होता है जब कंट्रोल का कार्य प्रभावी तरह से हो। जब आपके कंट्रोल का कार्य क्या है, प्रभावी तरह से हो। और अगर व्यवसाय के कार्यों की तुलना प्रमापों से सही प्रकार से ना की जाए और सुधारात्मक कार्यों को नहीं किया जाए, तो नियोजन में बनाए गए प्रमापों का कहीं महत्व नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, नियोजन का जो महत्व है वो खत्म हो जाता है, उसके प्रमापों का जो महत्व है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है नियंत्रण नियोजन के अभाव में अर्थहीन है, जिसमें क्या होता है, नियंत्रण के अंतर्गत प्रमापों की तुलना वास्तविक कार्यों से की जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके प्रमाप होते हैं
नियंत्रण के अंतर्गत जो प्रभाव पाए जाते हैं उसकी वास्तविक तुलना किससे की जाती है? कार्यों से की जाती है। यदि नियोजन के अंतर्गत प्रभावों का निर्धारण ही नहीं किया जाएगा तो नियंत्रण का कार्य भी पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसमें क्या होता है कि नियंत्रण के अंतर्गत जितने भी प्रभाव होते हैं उनकी तुलना वास्तविक कार्यों से की जाती है। अतः यदि नियोजन के अंतर्गत प्रभावों का निर्धारण ही नहीं किया जाएगा तो नियंत्रण के कार्य को भी पूरा नहीं किया जा सकता। सबसे पहले हमें नियोजन के अंतर्गत जो प्रभाव होते हैं उनको निर्धारित करना पड़ेगा। अगर हम उनको निर्धारित नहीं करते हैं तो कंट्रोल के कार्य को भी पूरा नहीं कर सकते हैं। अब आपका सेकंड पॉइंट आता है नियोजन व नियंत्रण में विभिन्नता। इन दोनों के बीच में क्या विभिन्नता पाई जाती है? फर्स्ट आता है नियोजन आगे देखना, जबकि नियंत्रण क्या है? पीछे देखना। नियोजन क्या है? आगे देखता है। अगर हम प्लानिंग करते हैं तो हम आगे देखते हैं, और कंट्रोल क्या है हमारा? पीछे देखना। कैसे? क्योंकि नियोजन के अंतर्गत कार्यों के बारे में भविष्य से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं, जैसे क्या करना है, किसके द्वारा किया जाना है, कब करना है और क्यों करना है आदि से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं, जो कि हमारा क्या कहलाता है? प्लानिंग। जबकि नियंत्रण में क्या होता है? पीछे देखने वाली क्रिया है, क्योंकि नियंत्रण में किए गए कार्यों की तुलना पूर्व निर्धारित प्रमापों से की जाती है। इसमें क्या होता है नियंत्रण में कि जो कार्य किए गए हैं उन कार्यों की तुलना पहले जो कार्य किए गए हैं उनके प्रमापों से की जाती है, इसलिए बोला गया नियंत्रण पीछे देखने वाली क्रिया है और नियोजन आगे देखने वाली। अब नेक्स्ट आपका आता है नियोजन प्रबंधकीय कार्यों का प्रथम कार्य है, जबकि नियंत्रण अंतिम कार्य है। नियोजन क्या है? हमारे प्रबंध का, प्लानिंग जो है सबसे पहला कार्य, क्योंकि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहला हमारा कार्य होता है प्लानिंग करना, इसलिए बोला गया नियोजन प्रबंधकीय कार्यों का पहला कार्य है। जबकि नियंत्रण क्या है? अंतिम कार्य है। नियंत्रण अंतिम क्यों है? नियंत्रण अंतिम इसलिए है क्योंकि प्रबंध का सबसे अंतिम कार्य है जिसमें वह जांच की जाती है कि वास्तविक कार्यों के प्रमापों के अनुसार हुए हैं अथवा नहीं हुए। देखिए, इसमें नियोजन आपका फर्स्ट कार्य इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं, किसी भी कार्य को स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमें उसमें प्लानिंग करनी पड़ती है। जबकि कंट्रोल का मतलब क्या है कि उसको ये देखना कि पहले जो कार्य किए गए हैं और अभी जो कार्य किए गए हैं दोनों की तुलना करने के बाद में जो प्रभाव निकलते हैं उससे हमें पता लगता है कि कार्य सही हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद में उसमें सुधार की जाती है और उस पर कंट्रोल किया जाता है। इसीलिए बोला गया है कि आपका जो नियंत्रण है वो अंतिम कार्य है। इसी के साथ में आपका चैप्टर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।